suppose one charge is there which is moving in the magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है. सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय सच लाइंस, करेक्ट. तो बी से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और सपोज कोई चार्ज है, दिस चार्ज क्यू इज मूविंग इन दिस फील्ड. ठीक है, तो इस चार्ज को कुछ वेलोसिटी होती है ना. तो सपोज उसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और चार्ज q है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. तो इस कंडीशन में ये चार्ज खुद का मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है. मतलब लिख सकते हैं कि मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिज्म. और अगर मैग्नेटिज्म तैयार होता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस एक्सटर्नल magnetic field will act on it. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स याद रखो. मतलब पहला पॉइंट, कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, उसके अंदर एक चार्ज मूव करता है. ठीक है, तो ये चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज क्यू, उसकी स्पीड v है, तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेता है. तो फर्स्ट पॉइंट, मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिज्म. तो जब भी चार्ज मूव करता है कहीं पर भी, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है एटम में, तो वो भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, राइट. सो मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिज्म, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फील्ड के ऊपर एक्ट करता है. इसीलिए ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है. तो ये फोर्स कितना होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये फोर्स डिपेंड होता है, तो फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड ऑन व्हिच थिंग्स विल बी देयर. देखो, खुद चार्ज की वैल्यू, चार्ज बड़ा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना. उसके बाद उसकी स्पीड, चार्ज अगर बहुत फास्ट है तो फोर्स लगेगा. उसके बाद है बी, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तीन चीज है. और वो जो फोर्स होता है वेक्टर होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो होता है Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B. अब ये V क्रॉस B मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व ऐसे करते हैं, पहला इंटू सेकेंड इंटू साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है V और B के बीच में. तो V इधर जा रहा है, स्पीड B यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा ये है. ठीक है, अब देखो साइन थीटा, आपको पता है जब साइन जीरो होता है तो उसकी वैल्यू भी जीरो होती है ना. तो अगर ये वेलोसिटी खुद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती तो एंगल कितना बनता? इफ v इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ b, v अगर b के डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो बन जाता ना, क्योंकि ये b इधर है, v ऊपर है, लेकिन v अभी सेम डायरेक्शन में जाता है, तब जीरो आएगा फोर्स. तो फोर्स मैक्सिमम कब रहता है, तब हम लिखेंगे. देखो, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, दैट इज v एंड b सेम डायरेक्शन, तो फोर्स कितना आएगा? जीरो. समझ गए? पहली कंडीशन यानी केस ए. उसके बाद अगर समझो थीटा मैक्सिमम लिया, सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज v एंड b आर परपेंडिकुलर. और साइन 91 होता है ना, सबसे बड़ी वैल्यू साइन 90 की, हेंस फोर्स इक्वल टू मैक्सिमम. ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है? व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर. मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जब जाता है ना, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है. तो याद रखो F इक्वल टू Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B. V मतलब स्पीड, B मतलब वहां पर
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मतलब फोर्स जो होता है, फोर्स की डायरेक्शन जो होती है v और b को परपेंडिकुलर होती है। फोर्स is perpendicular to the plane containing V and B, क्योंकि यही पे समझता है V क्रॉस B। जब V क्रॉस B है, इसका मतलब V और B को परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना। V क्रॉस B अगर लिखा हमने, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा पता है? तीसरा वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। मतलब फोर्स है ना, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V and B। समझ गए? Force is perpendicular to the plane containing V and B। देखो V यहाँ पर है, B यहाँ पर है, इनको परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है। अब दूसरा, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम डिस्टेंस बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो कैसे आएगा फॉर्मूला? एंड डिस्टेंस L से दिखाएंगे, टाइम T से दिखाएंगे। तो F इक्वल टू Q, वेलोसिटी x है बाय टाइम, क्रॉस ये B। x भी डायरेक्शन होता है x को भी। फिर ये T बाहर आएगा, Q बाई T। ठीक है। तो Q बाई T मतलब चार्ज बाय टाइम। चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। हाउ मच चार्ज बाय हाउ मच टाइम, करंट। और L क्रॉस B। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला चलता है, F इक्वल टू BIL। ठीक है। तो BQ ही भी चलेगा या फिर BIL भी चलेगा। हम्म BQV और BIL कैसा है देखो, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप की है। राइट। तो देखो, अभी ये जो आइदर ये Q इंटू V क्रॉस B और I इंटू L क्रॉस B। स्टेप देख लो, वेलोसिटी की जगह पे हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम पुट किया है, बस। तो टाइम इधर चला गया, Q बाय टाइम, यहाँ पे x रह गया। x मतलब लेंथ। तो बिल ये फार्मूला भी चलता है फोर्स के लिए। अब इनकी डायरेक्शन के लिए देखो, अब ये जो है थीटा, ये थीटा अगर परपेंडिकुलर होता, ठीक है, मतलब 90 डिग्री, तो ये उसी प्लेन में घूमते रहता। लेकिन क्योंकि इसका एंगल थीटा है ना, तो ये हेलिकल पाथ में घूमता रहेगा। मतलब ये चार्ज ऐसा हेलिक्स करते रहेगा, समझ गए? तो ये चार्ज क्या करेगा, मेक्स द हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये थीटा इतना ही रहेगा, घूमते रहेगा कंटिन्यू, लेकिन आगे आगे जाते रहेगा। लेकिन ये थीटा 90 डिग्री रहता तो उसी प्लेन में घूमते रहता। मतलब एक डायग्राम अगर निकाले हमने, तो ये चार्ज ऐसा घूम रहा है। अब ये परपेंडिकुलर है ना, बी, ये वी और ये चार्ज। अब ये इसी प्लेन में घूमते रहेगा। ठीक है। तो दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, उसी प्लेन में घूमेगा। सो रिमेम्बर दिस वन। ये हेलिक स्ट्रक्चर कब होता है, या हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ कब होता है? जब थीटा 90 से छोटा होता है। ओके। सो बिल, और ये याद रखना। उसके बाद डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लॉ है, फ्लेमिंग्स लॉ। सर हम्म। सर इसमें थीटा 90 है ना दूसरे इस डायग्राम में? हाँ, दूसरे इसमें 90। व्हेन थीटा इज 90, इट मेक्स सेम सर्कुलर प्लेन, एक ही सर्कल में मूव करते रहता है। तो फ्लेमिंग्स लॉ है, दो लॉज है फ्लेमिंग्स के, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है।
देखो, याद रखने के लिए लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ना, लेफ्ट हैंड में एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बनाइए किसमें, याद रखने के लिए, LEFT। दूसरा RIGST। तो लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं, फोर्स निकालने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये कब यूज करते हैं, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आई मतलब करंट। ठीक है, जब किसी प्रॉब्लम में फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तब ये लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। और राइट हैंड रूल कब यूज करना है, जब करंट फाइंड करना है उसमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल जो है, अभी हमारे लेफ्ट हैंड के जो थंब है, ओके, ये थंब, उसके बाद हमारे फोर फिंगर, और उसके बाद ये मिडिल फिंगर। ओके, ये तीनों परपेंडिकुलर हेल्ड करना है, और बाकी के दो फिंगर हेल्ड। तो ये लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स हेल्ड करना है। देखो, ये थंब है, इसकी डायरेक्शन ये है, फोर फिंगर यानी पहला फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर। देखो, अब इसमें एक याद रखो आप, एक सीक्वेंस याद रखो, FBI। तो फोर्स, फोर फिंगर दिखाता है B, और ये दिखाता है I मतलब करंट। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर लेने हैं। हम्म? तो फ्लेमिंग्स रूल में क्या लिख सकते हैं हम, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर kept perpendicular to each other, then तब जाकर ये रूल अप्लाई होता है। तो देखो, थंब ऊपर, फोर फिंगर इधर, मिडिल फिंगर उसको परपेंडिकुलर। ये तीनों किनकी डायरेक्शन दिखाते हैं, थंब दिखाता है फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर दिखाता है B की डायरेक्शन, तीसरा मिडिल फिंगर I की डायरेक्शन। जैसा हमारा इंडिया का CBI है ना, वैसे अमेरिका का FBI है, USA का FBI। ये सीक्वेंस याद रखो, FBI, बस सिंपल है। तो जब B इस डायरेक्शन में होगा और करंट इस डायरेक्शन में होगा, तब फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। समझ गए, इस तरह से करना है। मतलब B की डायरेक्शन में किस फिंगर को रखना है, फोर फिंगर को। करंट के डायरेक्शन में किसको रखना है, मिडिल फिंगर को। और थंब के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फोर्स। तो ये है लेफ्ट हैंड रूल, करंट फोर्स फाइंड करने के लिए। अभी राइट हैंड रूल में भी वही डायग्राम आएगी। फिर से थंब, तो फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर, और बाकी के दो फिंगर यहाँ पे। तो ये जो है अभी डायग्राम, इसमें ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये तीसरी डायरेक्शन, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, लेकिन ये राइट हैंड रूल के, इसीलिए डायरेक्शन अलग आती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में अलग अलग डायरेक्शन आएंगे। देखो, आप थंब सेम डायरेक्शन में दिखेगा, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का, लेकिन, और इस मिडल फिंगर भी सेम डायरेक्शन में दिखेगा, लेकिन उसका जो फोर फिंगर है ना, वो अलग डायरेक्शन में दिखेगा। राइट, तो डायरेक्शन ये फोर्स की दिखाता है, ये B की डायरेक्शन दिखाता है, और ये फिर से I की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इसमें दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट जब तैयार होगा तब इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो राइट हैंड रूल है ना, ये जनरेटर के लिए यूज करते हैं। जनरेटर में क्या होता है, करंट तैयार होता है ना, तो करंट की डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से मिलती है, और लेफ्ट हैंड रूल में मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है, मोटर, जिसमें कि करंट तो सप्लाई होता है,
और बनता क्या है, उससे फोर्स बनता है। तो मोटर के लिए यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, करंट तैयार होता है, मोटर में क्या होता है, फोर्स। फोर्स के लिए कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। करंट के लिए कौन सा, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करते समय ये काम में आएगा। इसीलिए लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो ये यूज करके अभी आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हमें करने हैं। एक तब तक एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं। नोट का नाम है लॉरेंस फोर्स। इसका मतलब क्या है, देखो, व्हेन अ चार्ज मूव्स, जब चार्ज मूव करता है ना, इट हैज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो दोनों का फोर्स टोटल यानी लॉरेंस फोर्स। ठीक है, कॉमन टोटल फोर्स इज लॉरेंस फोर्स। तो जो दोनों का टोटल फोर्स बनेगा दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर, फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होता है, क्यू इंटू ई। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स अभी के लिए याद रखो, डायरेक्ट चार्ज इंटू ई मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट इसमें है। तब तक याद रखो कि चार्ज इंटू ई करना है। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो, मैग्नेटिक फोर्स तो हमने देखा है क्यू इंटू वी बी, याद है। तो दोनों में से कॉमन निकाले तो ई प्लस वी क्रॉस बी, तो ये है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स इक्वेशन याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये बी क्यू वी मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद एक पॉइंट है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, नाम से पता चलता है साइक्लोट्रॉन। ट्रॉन का मतलब होता है प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस को मूव करने के लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन, टू मूव या फिर एक्सेलरेट चार्जेस। तो चार्जेस को मूव करने के लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन होता कैसे है, उसमें पहले दो डी, डी होते हैं, डी। अब डी का मतलब है मेटल के बने हुए, ऐसे डी शेप में मेटल के बॉक्सेस होते हैं। देखो एक डी है, डी शेप दिख रहा है ना, उसी तरह से दूसरा डी इसके साइड में ही रहता है। ये दोनों जो डी है ना, ये डी को सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एसी। ये एसी क्या करता है पता है ना, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, अल्टरनेट सप्लाई है ना, प्लस माइनस होते रहते हैं। तो सपोज इनिशियली शुरुआत में ये प्लस है और ये माइनस है, लेकिन कुछ देर के बाद चेंज हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस बन जाएगा। कुछ समय के बाद फिर से ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो ऐसे होते रहेगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस। सपोज यहाँ पर हमने चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज, तो ये चार्ज क्यू क्या होगा, अभी प्लस चार्ज है सपोज, तो ये जैसे प्लस बनेगा ना, वो चार्ज मूव करके इधर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस इसको रिपेल करता है, ये चार्ज भी प्लस है, तो प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से जब थोड़ी देर के बाद ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तब ये फिर से इसको वापस भेज देता है, तो ये फिर से वापस गया। तो ये ऐसे मूव करते रहता है टू एंड फ्रो।
है ना, आगे और पीछे ये मूव करते रहेगा। अब इसको गोल घुमाना है। गोल घुमाने के लिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाना जरूरी है, और मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए इसके ऊपर दो मैग्नेट्स लगाते हैं। सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इससे क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड तैयार बन जाता है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डी के ऊपर एक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसके ऊपर एक्ट हो गया ऐसे, ये बी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज गोल घूमने लग जाता है। देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है और चार्ज है, चार्ज को मोशन है, तब चार्ज गोल घूमने लग जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो होता क्या है अल्टीमेटली, ये जो चार्ज पहले स्ट्रेट मूव कर रहा था, अभी वो राउंड घूमने लग जाता है। तो राउंड घूमने का पैटर्न कैसे, देखो पहले एक छोटा सर्कल करता है, फिर बड़ा सर्कल करता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, फिर बड़ा सर्कल करता है, फिर बड़ा सर्कल करता है फास्ट, और फिर वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो डी जितना बड़ा है उतना बड़ा सर्कल होने के बाद वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलता है तो फास्ट निकलता है, एक्सेलरेटेड में निकलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन या चार्ज की मोशन कैसे होती है, इस तरह से। मतलब स्टार्ट यहाँ से होती है, पहले एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, और लास्ट में बड़ा सर्कल। ठीक है, और फास्ट निकल जाता है बाहर। तो दो पॉइंट्स याद रखो, चार्ज रखने के बाद सीधा आगे और पीछे मूव क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्लस माइनस। लेकिन उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वही चार्ज गोल घूमने लग जाता है, तो राउंड राउंड घूमते रहेगा, और गोल घूमते घूमते जब वो सर्कल बनाएगा तब वो सर्कल बढ़ते रहेंगे। छोटा सर्कल था पहले, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, और फिर फाइनली बहुत बड़ा सर्कल होकर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो गोल घुमाने वाला फोर्स है, वो गोल घुमाने वाला फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, आपको पता है। और मैग्नेटिक फोर्स इसको घुमाता है, इस वजह से वो सर्कुलर घूमता है, इस वजह से वहां पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चार्ज मूव स्ट्रेट ड्यू टू विच फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज प्लस माइनस। चार्ज मूव इन सर्कल ड्यू टू विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल घूमने के लिए जो लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना। तो देखो अभी कितना आएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स होता है बी क्यू वी, याद है। अब ये सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, बी क्यू वी, जो पहले पेज पे है देखो, बी क्यू वी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये स्क्वायर और ये वी कैंसिल। ओके, तो आर इक्वल टू क्या आता है फिर, एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, या एम वी इक्वल टू क्या आता है, बी क्यू आर। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है पता है ना, मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम कितना आता है, बी क्यू आर, बी क्यू आर। ठीक है, मोमेंटम बी क्यू आर। अब देखिए इसमें हमको इसमें वी भी मिल गया हमको। समझो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वी स्क्वायर, वी कितना देखो, बी क्यू आर बाई एम। तो सॉल्व करने के बाद हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो ये एम और एम स्क्वायर कैंसिल करो,
तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाई 2m, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पहले मोमेंटम का भी आ गया, उससे पहले रेडियस का भी आ गया, फिर काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, फिर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? देखो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर एक सर्कल करता है पूरा, तो डिस्टेंस कितना होता है 2πr, तो डिस्टेंस लिखेंगे 2πr। वेलोसिटी का फॉर्मूला v बी क्यू आर बाई 2m। तो देखो बी क्यू आर बाई एम है, बी क्यू आर बाई एम, तो ये सॉल्व करना है, आर आर कैंसिल हो जाता है, सो 2πm बाय बी क्यू इज द टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब एक सेकंड में कितनी रिवोल्यूशन करता है, तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है, तो बी क्यू बाय 2πm। समझ गए? तो ये सब साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के ये पूरे कॉन्सेप्ट्स याद रखना, जिसमें कि वेलोसिटी भी आती है, आर भी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, टाइम पीरियड आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। ओके, साइक्लोट्रॉन के कुछ पॉइंट्स याद रखो आप, की पॉइंट्स। साइक्लोट्रॉन में जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो नियरली 15,000 गॉस होता है। अब गॉस मतलब इसको अगर टेस्ला में करते हैं तो इसको 10⁻⁻⁴ करो तो टेस्ला। उसके बाद वोल्टेज जो होता है 10,000 वोल्ट लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली। फ्रीक्वेंसी जो होती है एन, वो 10⁻⁷ CPS साइकिल्स पर सेकंड, यानी इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ओके, यहाँ पे H2 यूज करते हैं फॉर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन डायरेक्टली यूज करने से अच्छा हाइड्रोजन यूज करो। ठीक है, और हीलियम यूज करते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड as it is hard to control at high speeds। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इसलिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखो। तो साइक्लोट्रॉन यूज टू एक्सेलरेट चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज को बहुत स्पीड से घुमाने के लिए यूज करता है। अब एक और पॉइंट याद रखो, जब एक छोटा सर्कल होता है तब जितना टाइम लगता है बड़े सर्कल को भी उतना ही टाइम लगता है, उसके बड़े सर्कल को भी उतना ही टाइम लगता है। तो टाइम सेम इन ईच सर्कल, hence speed increase in each circle। ओके, तो इसके प्रिंटेड नोट्स आप क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, बाद में अपन नोट्स का भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज वो एक्स्ट्रा नोट्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट का स्टडी करते रहो, आप लिखो भी ये। आप क्या करो, ये नोटबुक में लिखते रहो। हाँ, क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद ये सब आपको नोट दिखाने हैं, तो इसलिए अभी शुरू होने वाला है सितंबर में, तो थोड़ा कोशिश करो ये लिखने की। सो देखो टाइम सेम है ईच सर्कल में, इसीलिए स्पीड इंक्रीज होती है ईच सर्कल में, फास्ट फास्ट होते रहते हैं, राइट। सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन। याद रहेगा ये साइक्लोट्रॉन का पॉइंट। ओके, अब ये जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब सपोज प्रोटॉन मूव करना है हमें, और प्रोटॉन टू बी मूव्ड एट 10⁵ RPS इन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, उसे इस स्पीड से मूव करना है। फाइंड
रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फील्ड लगेगी उसको? फ्रीक्वेंसी के लिए BQ/2πm, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 10⁵ बी हमें चाहिए। चार्ज हमें पता है, अभी ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज सेम इलेक्ट्रॉन के जैसे है ना, -19। उसके बाद 2π यानी 6.28। मास, मास पता है आपको? प्रोटॉन जो होता है ना, उसका मास कितना होता है पता है? देखो ये सारे मास से याद रखो आप। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास 1.6 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है बस। ये कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट करो, एज इट इज ट्रांसफर ऊपर, ये एज इट इज नीचे, सो दिस इज बी। ये 22 -22 आएगा, -22 + 19, तो 1 2 3, so this much magnetic field is required, टेस्ला, राइट। इतना फील्ड सफिशिएंट है। अगर समझो अल्फा पार्टिकल मूव करना है तो अल्फा पार्टिकल के वैल्यूज अलग अलग होते हैं ना। have K 3 joule, okay, find its radius in cyclotron, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। K B square Q square R square by 2m, m equal to B square Q square R square by 2 काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो चलो रेडियस फाइंड करना है। R इक्वल टू 2m Ke बाय B स्क्वायर Q स्क्वायर, और इसका पूरा रूट आ जाएगा। ये R स्क्वायर था ना, 2 KEM B स्क्वायर Q स्क्वायर, सब रूट कितना आएगा? R इक्वल टू रूट 2 इंटू एम इंटू ई काइनेटिक एनर्जी बाय बी क्यू, क्योंकि इसका रूट ले लेते हैं। अब मास ऑफ, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, मतलब 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो मास कितना? 4 इंटू 1.6 10⁻⁻27 kg, क्योंकि हर प्रोटॉन का मास इतना होता है। एनर्जी भी दी है उसकी। चार्ज कितना होगा फिर इसका? चार्ज इक्वल टू 2p, क्योंकि n को चार्ज तो नहीं रहता, यानी कितना रहता है? 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, समझ गए? तो मास कितना आएगा बोलो? 3.2 10⁻⁻19। एनर्जी कितनी है? 3 जूल डिवाइडेड बाय बी कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला ले लो। और चार्ज कितना लेना है? सॉरी, मास कितना लेना है? मास 4 टाइम्स लेना है। देखो यहाँ पर मास अल्फा, मास अल्फा कितना है? 2p + 2n, यानी 4 पार्टिकल ना। अल्फा पता है ना, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी कितने? 4 पार्टिकल के मास कितना आएगा फिर? 4 इंटू एक पार्टिकल का मास। एक पार्टिकल का मास इतना होता है
1.6 10⁻⁻27, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 6.4। बाय चार्ज कितना लोगे अभी 2p 3.2 10⁻⁻, ये -27 है। देखो मास 6.4 10⁻⁻27 और चार्ज कितना है 3.2 10⁻⁻19, यहाँ पर है दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 3 2 6, 6 6 36, नियरली 36 आ रहा है, 36 का रूट 6 आएगा। 10⁻⁻27 का रूट नहीं कर सकते, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो 3 2 6, 6 6 36, 10⁻⁻27, अब क्या करेंगे, इसको 36 को बढ़ा देंगे, इसको कम करेंगे, एक से कम करेंगे -28। 360 का रूट कितना आएगा, 18 का कितना होता है 324, नियरली 19 का कितना होता है 19 का, 20 का 400 होता है, तो नियरली 19 का आ जाएगा, है ना। 19 का देखते हैं कितना, 9 9 81, 361, ठीक है। 19 10⁻⁻14, 6.4 10⁻⁻19, बस। तो नियरली ये 3 10 कितना आएंगे -19 ऊपर जाएगा +19, 3 10⁵। ओके, सो आंसर इज नियरली 3 10⁵। ओके, तो इस तरह से करना है।